हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 71 लेकर आई हूं और यहां से हम लोग एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक केमिस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली मार्क्समैन का स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज चला रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल एंड बिहार एसआई का प्रीवियस क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगा। अगर आप घटना चक्र 2021 का पूर्वालोकन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप लोग मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक तो ज़रूर करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी पी और एन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर परमाणु नाभिक यानी एटमिक न्यूक्लियस की बात करें ना, तो एटम के बीचों बीच यानी सेंटर पार्ट में जो उसका नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है, तो उसमें दो चीज़ मिल रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जानते हैं कि व्हाट इज एटम यानी परमाणु क्या है। तो ये एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है ना फ्रेंड। ये इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि इसे नेकेड आइज यानी नंगे आँखों से नहीं देखा जा सकता है। नेकेड आइज की तो बात हटाइए, इसे माइक्रोस्कोप के जरिए भी एटम को हम लोग नहीं देख सकते। वो इतनी ज़्यादा टिनी पार्टिकल छोटी यूनिट रहती है। नेक्स्ट सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु यानी एटम का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, फोटोन की अगर बात करें तो वो अणु, जिसे एटम ने यहाँ पर ऐसा निष्प्रिंट हो गया है, अणु यानी मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं है फोटोन। मॉलिक्यूल तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जानेंगे कि व्हाट इज मॉलिक्यूल यानी अणु किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक एटम के केमिकल बॉन्ड द्वारा मॉलिक्यूल का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक एटम आपस में मिलते हैं केमिकल बॉन्ड के जरिए तो मॉलिक्यूल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। तो ऑप्शन ए, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, ड्यूट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ड्यूट्रॉन या फोटोन वगैरह दे देगा तो वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम के नाभिक यानी सेंटर में क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। अगर हीलियम मेटल के अगर एलिमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, हीलियम जिसका सिंबल He रहता है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2 रहती है जो नीचे लिखी जाती है, और एटमिक मास जो रहता है वो ऊपर लिखा जाता है, तो इसका एटमिक मास 4 है, ठीक है ना फ्रेंड। अब जानेंगे कि किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा। नीचे जो इसका एटमिक नंबर दिया रहता है ना, यही इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर रहता है। इट मीन्स हीलियम का इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा और प्रोटॉन भी 2 होगा। अब न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है। तो न्यूट्रॉन ना निकाला जाता है एटमिक मास में से एटमिक नंबर को माइनस करके। तो एटमिक मास 4 है, अगर एटमिक मास में से इसके एटमिक नंबर 2 को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन भी 2 आ रहा है। यानी हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों 2 2 2 होते हैं। तो ये तो था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का तरीका। मैं आप लोगों को एक टास्क दे रही हूँ कि आप लोग Na यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करके कमेंट के जरिए इस वीडियो के नीचे मुझे ज़रूर बतलाइएगा। तभी मैं समझूंगी कि आप लोग को मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है या फिर कुछ भी मैं फार्मूला प्रोवाइड करती हूँ आप लोगों के माइंड में कैप्चर हो पाता है या नहीं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप Na यानी सोडियम का मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल कर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यानी नंबर कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए 7th है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती हैं। ऋणात्मक आवेश मीन्स निगेटिव चार्ज, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये बीटा कण में होती है निगेटिव चार्ज। 8 है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफवाउ प्रिंसिपल द्वारा। ये 9th क्लास का ये क्वेश्चन है, अफवाउ प्रिंसिपल क्या है। तो ये बताने लायक कुछ वैसा है नहीं,
क्योंकि आप लोग एसआई का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 9th 10th 11th 12th तो बहुत ही कॉमन सा चीज़ है। नेक्स्ट है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है जिसके जरिए हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी या फिर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट में किस ब्लॉक का वो एलिमेंट है, एस, पी, डी या एफ, ये चारों ब्लॉक में से किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये पता चलता है अभिविन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास कितनी होती है। तो अभी मैं जस्ट बताई हूँ कि ऐसा एलिमेंट हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर तो 2 है बट उसका एटॉमिक मास 4 है और इसी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब की वैल्यू 2 2 2 है। नेक्स्ट है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे समस्थानिक यानी आइसोटोप कहा जाता है। आइसोटोप वैसे एटम को या फिर वैसे एलिमेंट को कहा जाता है कुछ एटॉमिक नंबर इज सेम बट डिफरेंट मास नंबर, यानी जिसकी प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन रहता है वो तो समान रहती है बट उसकी न्यूट्रॉन यानी एटॉमिक मास चेंज होते रहती हैं। सब हम लोग एक एग्जाम्पल हाइड्रोजन से समझते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं फ्रेंड। कितने आइसोटोप हैं? 3 आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के। सब में इसका एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1 बट यहाँ पर एटॉमिक मास डिफर कर रहा है 1 2 और 3 और इसी वजह से 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के होते हैं। इसे ड्यूट्रियम कहा जाता है जिसमें 2 एटॉमिक मास है और 3 एटॉमिक मास वाले हाइड्रोजन को ट्रीटियम कहते हैं। नेक्स्ट है कि समस्थानिक यानी आइसोटोप होते हैं किसी एक ही तत्व का परमाणु जिनका एटॉमिक मास तो भिन्न रहता है बट एटॉमिक नंबर सेम रहती है। नेक्स्ट है कि निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन से हैं, यानी जिसे आइसोटोन कहा जाता है। तो आइसोटोन वैसे तत्व को कहते हैं जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर यानी सेम रहती है तो उसे आइसोटोन कहते हैं। तो इस सीरीज में आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करते हैं तो ये सब में कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। कार्बन के न्यूट्रॉन की संख्या 14 माइनस अगर 6 करें तो 8 आ रहा है। नाइट्रोजन में भी 15 माइनस 7 इक्वल टू 8 और अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, जिस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप अपने कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ऊपर के जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आप न्यूट्रॉन की संख्या निकाल के देखिएगा, ये अलग आएंगे और अलग होने की वजह से ही ये आइसोटोनिक नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट है कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। नेक्स्ट 15th है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बैकुरेल ने। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। ये फिजिकल चेंज का एक रिएक्शन है। जल का वाष्प में परिवर्तित होना ये फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो ये ऊष्मा के रूप में रिलीज होती है। नेक्स्ट है कि पास्चुराइजेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और बाद में एक निश्चित टाइम में अचानक उसे ठंडा कर लिया जाता है, तो उस प्रोसेस को ही पास्चुराइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। दैट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है ऊंचाई के पहुंचने पर, अतः उबलने का जो बिंदु होता है ना वो नीचे आ जाता है। तो चलिए 21 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि अशुद्धियों के कारण किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी गैस में द्रव। नेक्स्ट है कि क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक यानी तकनीक का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन एक वैसी प्रोसेस है फ्रेंड जिसमें किसी सॉलिड को अगर हम लोग हीट प्रदान करते हैं तो वो डायरेक्ट लिक्विड में नहीं, वो उड़ जाती है, वाष्प बनकर गैस में कन्वर्ट हो जाती है। आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे कि जब किसी कपूर में माचिस आप लगाएंगे तो वो जो सॉलिड के फॉर्म में कपूर है, जो कैम्फर है, वो तुरंत रिलीज हो जाती है, वो किस पे उड़ जाती है, वाष्प बनकर कन्वर्ट हो जाती है। तो उसी प्रोसेस को ऊर्ध्वापातन यानी सब्लिमेशन कहा जाता है। इसका कुछ और भी एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का,
इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो कैम्फर यानी कपूर है, जिसको सब लोग जानते हैं। इसके अलावा आयोडीन, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सब भी कुछ एग्जांपल हैं ऊर्ध्वापातन के। नेक्स्ट है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, तो बेसिक और एसिडिक रहते हैं थर्ड और फोर्थ समूह के ऑक्साइड। और ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ समूह के जो ऑक्साइड हैं ये आप पीरियोडिक टेबल देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, उसमें बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। सेकंड पोजीशन पर सिलिकॉन पाया जाता है और अल्युमिनियम जो है वो थर्ड पोजीशन पर पाया जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा एलिमेंट है, तो सेकंड सिलिकॉन मैं भी जस्ट बताई हूँ, और थर्ड है अल्युमिनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विश्व यानी यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो हाइड्रोजन। देखिए आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, अगर भूपर्पटी पे बोलेगा तब पहला नंबर पर ऑक्सीजन आएगा, बट अगर ऑल ओवर वर्ल्ड ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की बात करेंगे तो उसमें पहले पोजीशन पर हाइड्रोजन आता है। तो चलिए 29 है कि लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो अप्रॉक्स 120। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी हीरा। डायमंड की बात करें तो ये एक मूल एलिमेंट है डायमंड। नेक्स्ट, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है, तो आप ऑप्शन देखिए, हीरा जो डायमंड है वो इस सीरीज में सबसे ज़्यादा कठोर तत्व है, कठोर एलिमेंट है। नेक्स्ट, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है यूरेनियम। तो चलिए यहाँ पर से धातु यानी मेटल में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन धातु तत्वों के लिए होती है। तो अगर आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए होंगे वैलेंसी चेक करने के लिए, तो आप देखे होंगे कि जब K, L, M और N, इसमें जब इसके कक्षा में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर 2, 8, 8 और 2 होता है, तो ये सीरीज सबसे सुटेबल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है। तो देखिए सबसे हल्की धातु की अगर बात करें तो वे सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी ऑस्मियम है। नेक्स्ट, निम्नांकित में सबसे कठोरतम धातु कौन सा है, तो प्लेटिनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य यानी लचीला है, तो नाइक्रोम। नेक्स्ट है कि मोती का रासायनिक संरचना यानी केमिकल स्ट्रक्चर मोती का क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट 40 की बात करें कि मोती के मुख्य अवयव हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी एरागोनाइट एवं कांचियोलिन। नेक्स्ट है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। नेक्स्ट, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका यूज किया जाता है। तो जो सड़क की रोशनी में आप जनरली अगर रात में कभी ड्राइव किए होंगे तो आप देखेंगे जो येलो कलर का लाइट लगा रहता है उसमें सोडियम रहता है। सोडियम का यूज येलो कलर के लाइट में क्यों किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 43 से क्लियर हो जाएगा। 43 है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर यह विभक्त नहीं होता है। जब कभी रेनी सीजन में अगर जाइएगा तो पानी की बूंद पड़ने पर जो लाइट होती है वो विभक्त होने लगती है, यानी चारों तरफ से फैलने लगती है, जिसकी वजह से कुछ क्लियर नहीं दिख पाता है, स्पष्ट नहीं दिख पाता, तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है ड्राइव करते समय। तो इसी वजह से रोड पर अब क्या लगाया जा रहा है, तो पीला लाइट लगाया जा रहा है जिसमें सोडियम रहता है और सोडियम की वजह से ये एक वर्णी रहता है, यानी एक ही दिशा में ये रहता है, ये फैलता नहीं है, ठीक है ना, ये लाइट फैलता नहीं, जिसकी वजह से क्लियरली विजिबल हो जाते हैं लाइट के रात के टाइम भी। नेक्स्ट बढ़ रहे 44 की तरफ की प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यता प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा वाष्प तथा आर्गन। नेक्स्ट, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट। आगे बढ़ रहे हैं 46 की तरफ कि अति मुलायम खनिज टाल्क यानी सोप स्टोन मुख्यतः है, ऑप्शन नंबर डी यानी मैग्नीशियम सिलिकेट का बना हुआ। नेक्स्ट, चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन का केमिकल फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। 48 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो इसका कैल्शियम फार्मूला है CaSO4 × ½ H2O, यही फार्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो जनरली अगर किसी का हाथ पांव टूट जाता है हम लोग के तो प्लास्टर डॉक्टर लगाता है, तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करता है। नेक्स्ट 49 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यानी केमिकल फार्मूला भी मैं जस्ट बतला चुकी हूँ कि CaSO4 × ½ H2O।
नेक्स्ट 50, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट, मोनोचाइट किसका अयस्क है? तो इट्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थोरियम का। नेक्स्ट, माइका क्या है? तो माइका ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट, निम्न में से किस उद्योग में अब्रक कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है? तो वैद्युत में। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा, मरकरी। तो आगे बढ़ रहे 55 की तरफ कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य टेम्परेचर पर द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में रहता है? तो मरकरी। मरकरी 35 डिग्री सेल्सियस यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर वो लिक्विड में रहता है, इसी वजह से उसे थर्मामीटर में हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 56 की तरफ कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। नेक्स्ट, तब कोई प्रक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से एल्यूमिनियम के। नेक्स्ट है कि लोहा जिससे प्राप्त होता है वह है हेमेटाइट। हेमेटाइट से लोहे की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? तो हीरा की। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सी मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट का। आगे बढ़ रहे हैं कि निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम इज लाइट इन वेट एज कंपेयर टू वाटर। नेक्स्ट, आगे यहाँ पर से मिश्र धातु यानी एलॉय में हम लोग एंट्री कर रहे हैं फ्रेंड। मिश्र धातु यानी एलॉय पढ़ेंगे, ठीक है। तो 64 है कि निम्नलिखित में से कौन से मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा। कॉपर की अगर बात करें ना तो वो मिश्र धातु नहीं है, जबकि स्टील, ब्रॉन्ज, पीतल, गन मेटल, जर्मन सिल्वर ये सब जो होते हैं वो एलॉय के एग्जाम्पल हैं मिश्र धातु के। मिश्र धातु किसे कहते हैं कि जब किसी मेटल में एक या एक से अधिक मेटल या नन मेटल मिलाकर जो धातु का निर्माण किया जाता है उसी को मिश्र धातु कहते हैं। नेक्स्ट है कि जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती हैं। यशद की। किसकी परत विद्यमान होती हैं? यशद की। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ कि गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जस्ते का, और इसी प्रोसेस को ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। किसका? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर का। तो चलिए 68 की तरफ हम लोग एंट्री कर रहे हैं कि किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में काम किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट, पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। चलिए 70 नंबर है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो लोहा की अगर बात करें तो वो अमलगम नहीं बनाती है। अब देखिए, पारा यानी मरकरी के साथ किसी धातु को मिलाया जाता है ना, तो उससे जो मिश्र धातु यानी एलॉय बनती है तो उसी को ही अमलगम कहते हैं। तो यहाँ पर जनरली सभी धातुओं के साथ अमलगम का निर्माण किया जाता है लोहा को छोड़कर। आगे बढ़ रहे हैं कि टंका एक मिश्र धातु है टीने तथा शीशे के, यानी टीना और शीशा को जब मिलाया जाता है तो वो टांका का निर्माण कर देती है। 72 है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंटेज कितना? अब सिल्वर देखकर ये मत समझ लीजिएगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज होगा, कुछ भी नहीं, 0% है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? एल्यूमिनियम, जबकि तांबा, जस्ता और निकेल मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, निम्न मिश्र धातुओं में से किस में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो कांसा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पीतल, कांस्य और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो तांबा। आगे बढ़ रहे हैं कि पीतल निम्न की मिश्र धातु है किसकी? तो तांबा और जस्ता से को अगर मिलाया जाता है तो पीतल का निर्माण करती है। नेक्स्ट, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग है? तो अभी जस्ट हुआ फ्रेंड तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है 78 का, वो ऑप्शन नंबर सी है, निकेल। नेक्स्ट है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बनाई जाती है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन की मात्रा। आगे बढ़ रहे हैं 80 की तरफ कि जंग रहित लोहा यानी स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयुक्त होने वाली जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है क्रोमियम। नेक्स्ट, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम।
नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है ऑप्शन नंबर सी लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज और कार्बन की। नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम तथा निकेल। नेक्स्ट स्टील में कितना % कार्बन होता है, तो 0.1 to 2%, यानी 0.1 से लेकर 2%। आगे बढ़ रहे हैं 85 की तरफ कि जंग लगने पर लोहे का जो वजन रहता है वो बढ़ता है। नेक्स्ट यहाँ से आधातु यानी मेटल है कि निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है, तो कोई नहीं। हीरा, कोयला और ग्रेफाइट ये तीनों में कार्बन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट निम्न में से किस में कार्बन मिलता है, तो लिग्नाइट में। 88 है कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक % में कार्बन अंश होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी एंथ्रासाइट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अप्रॉक्स 70 to 80% के आसपास इसमें कार्बन की मौजूदगी पाई जाती है और इसी वजह से एंथ्रासाइट जो है ना वो सारे कोयले में सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। नेक्स्ट 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी गंधक, ठीक है ना। और अगर क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल उन ठोसों को कहते हैं जिसमें एटम, मॉलिक्यूल और आयन एक व्यवस्थित सीरीज यानी क्रम में लगे रहते हैं, उसी को ही क्रिस्टल कहा जाता है। नेक्स्ट 90 की तरफ हम लोग एंट्री कर रहे हैं फ्रेंड कि पेंसिल का लेड है ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट का बना हुआ, इसी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है क्योंकि ग्रेफाइट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हुए भी यहाँ पर क्या ग्रेफाइट नन मेटल होते हुए भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट है कि लेड पेंसिल में होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, तो ग्रेफाइट। 93 है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस भी कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है और कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है यानी सूखी बर्फ का केमिकल फार्मूला क्या है, तभी जस्ट हुआ फ्रेंड कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी सिलीनियम। नेक्स्ट टेफ्लॉन क्या है, तो टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन है। 97 है कि एक तत्व SX के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इनके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो ऑप्शन नंबर डी XH4। 98 की अगर बात करें कि भार के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन की % कितनी रहती है, तो 11.11%। 99 है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जब हीट देंगे ना तो वो पानी बन जाता है। चलिए 100 की अगर बात करें लास्ट क्वेश्चन की कि भारी जल यानी हैवी वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, तो D2O। सिंपल सा जो नॉर्मल वाटर हम लोग यूज करते हैं उसका केमिकल फार्मूला तो H2O है, बट हेवी वाटर का D2O होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।